नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की बुक, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी वर्तमान कक्षा 10 में पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बुक से हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। हमने लोक संगीत और राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाटक वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नवा चैप्टर, राजस्थानी भाषा और साहित्य। अध्याय 9, राजस्थानी भाषा और साहित्य। देखिए मित्रों, इस चैप्टर से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और बोलियां। ध्यान से सुनिए, दिल लगाकर सुनिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 ईस्वी में 835 विक्रम संवत और 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कौवल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। एक जैन मुनि, जो जैन कवि या लेखक हुए हैं, उद्योतन सूरी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौवल्यमाला, जिनमें उन्होंने 18 देशी भाषाओं को सम्मिलित किया था। उनमें एक मरु भाषा के रूप में भी एक भाषा का वर्णन किया था, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, पश्चिमी जोधपुर साइड, जो मारवाड़ की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो कि इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। देखिए, राजस्थान में हर 10 किलोमीटर में, हर 50 किलोमीटर में बोली चेंज होती रहती है, लेकिन एक विस्तृत बोली जो विस्तृत भूभाग पर बोली जाती थी, उसको मारवाड़ी कहते थे, मरु भाषा कहते थे। कालांतर में उसको मरु भाषा कहा जाता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक अंग्रेज अधिकारी था कोई, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन, विद्वान हुए। उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक बुक लिखी। उन्होंने उस पुस्तक में यहाँ की स्थानीय भाषा, जो मरु भाषा थी, मारवाड़ी थी, उसका नाम इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो 1912 में किया। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र रूप में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये, कि राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब हुआ, तो 16वीं सदी के बाद माना जाता है। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति रही है, जो भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृति में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दूरता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने लिया। पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा का विकास
संबंधित 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करते हैं, जिनमें शौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। 3 अपभ्रंश भाषा है शौरसेनी, नागर और मरु गुर्जरी। इन सब में से मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश में ही मरु भाषा राजस्थानी गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। क्षेत्रीय बोलियां। बात करते क्षेत्रीय बोलियों की, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो ग्रियर्सन है उन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था, और लेकिन किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषाओं को 2 भागों में बांटते हैं। तो डॉक्टर गिरीशन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। वो कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। इस प्रकार उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था, किंतु यहाँ मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी, ये 4 बोली क्षेत्र आते हैं, वो जो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। अब है नेक्स्ट मारवाड़ी अब दूसरा है पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, इधर भी 4 बोली क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार राजस्थानी भाषा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक पश्चिमी और एक पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी और ये वागड़ी आती है, और पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी आती हैं। तो राजस्थानी की प्रमुख बोलियाँ। अब नेक्स्ट राजस्थानी की प्रमुख बोलियाँ। मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता रहा। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान का पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। थली और घोड़वाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। थली और घोड़वाड़ी बोलियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि घोड़वाड़ी बोली कौन सी भाषा की उपबोली है, या थली बोली कौन सी भाषा की उपबोली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे आता है मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानी भागों में बोली जाने मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। जो मैदानी मेवाड़ी जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इस तरह ये मैदानी क्षेत्र आता है, तथा उदयपुर और ये राजसमंद का क्षेत्र हैं, ये पहाड़ी में पर्वतीय मेवाड़ी, इधर बहुत पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है। अब आता है ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश में जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। तो बताइए 6 शब्द का प्रयोग कौन सी बोली की विशेषता है? तो ढूंढाड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। 6 शब्द गुजराती।
सूचे। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दुद्दू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। और बात करते हैं अब इसकी उपबोली, तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल इसकी उपबोलियां हैं। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल 3 ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया। इस बोली में भी ढूंढाड़ी इस बोली में भी ये हाड़ौती इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग होता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाड़ा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र है। अब आती है मेवाती। मेव जाति से संबंधित मेव जाति का अधिक होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ब्रज भाषा का प्रभाव कौन सी बोली पर है? तो मेवाती बोली पर। अब आता है वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली को वागड़ी का नाम दिया गया। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखता है? तो वो है वागड़ी। मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान क्षेत्रों में मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है, इम्पोर्टेंट है। मालवी बोली किस क्षेत्र में या कौन से जिले में बोली जाती है? तो प्रतापगढ़ का जिला। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि क्षेत्रों में इस बोली ये प्रतापगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र। रांगड़ी और निमाड़ी इसकी उपबोलियां हैं। रांगड़ी और निमाड़ी 2 बोलियां। शेखावटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का शेखावटी कहलाया। इस क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया। आज चूरू, जुनून, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जाता है। भिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कबीला संस्कृति के लिए हुए हैं। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरसिया आदि प्रमुख हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही हैं। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये बोलियां निवास करती हैं, उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं द्वारा ही होता है। इस रूप से यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास और परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख, अभिलेख, सिक्कों, मोहरों से जो साहित्य उत्कीर्ण है, उस साहित्य को अभिलेख साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्य एवं ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता लिए रहता है। वाणी निष्ठता की विशेषता, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षर भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो राजस्थानी साहित्य का जो काल है उसको हमने 4 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन काल, जिसको वीरगाथा काल कह करके पुकारते हैं, जिसका कालक्रम है 1050 से 1550 ईस्वी तक। फिर आता है पूर्व मध्यकाल, उसको भक्ति काल कहते हैं, जो 1450 से 1650 ईस्वी तक होता है।
फिर आता है उत्तर मध्य काल, जिसमें श्रृंगार रीति एवं नीतिपरक काल कहते हैं, जो 1650 से 1850 यानी कि 200 वर्षों का काल है ये। और आधुनिक काल है, जो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त हैं, 1850 से अभी तक जो 150 साल लगभग पूरे कर चुका है। अब आता है प्राचीन काल, जो वीरगाथा काल है। वीरगाथा काल का समय है 1050 से 1550 ईस्वी, यानी कि 600 वर्ष का इतिहास है। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल चंद है। श्रीधर व्यास के रणमल चंद ये ईडर के महाराजा हुए थे। इस काल के जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी साहित्य उस समय की परिस्थिति, उस समय के कालखंड के अनुसार लिखा जाता है। जैसे प्राचीन काल वीरगाथा काल है, तो उस समय आक्रमण, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण, युद्धों का काल था, विदेशी घुसपैठियों का काल था। तो उस समय वीरता से संबंधित महत्वपूर्ण काव्यों की रचना की गई। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, फिर आता है हमारा पूर्व मध्य काल, उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। वो 1450 से 1650 ईस्वी तक का भक्ति काल। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों ने धर्म एवं संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं के अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया। देखिए, उस समय बाहरी घुसपैठियों का आगमन हुआ था और घुसपैठियों की वजह से हमारे धर्म एवं संस्कृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था और लोग आपस में झगड़ते थे। तो उसमें भक्ति मार्ग को अपनाया गया संतों द्वारा, तो उसका प्रभाव साहित्य पर अधिक पड़ा, अधिक रूप से और विस्तृत रूप से पड़ा। इस काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रेरित संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेट बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम सनेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किस्म रुक्मणी जी, माधोदास ददवाड़िया की राम रासो, ईश्वर दास की हरि रस और देवयान सयाजी झूला की नागदमन प्रमुख रचनाएं हैं। अब आता है उत्तर मध्य काल। श्रृंगार रीति एवं नीतिपरक काल था, जो 1650 से 1850 ईस्वी तक इसका समय है। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विभिन्न आयामों का विकास किया। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंचाराम ने रघुनाथ रूपक, ये ग्रंथ सबको याद करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से पूछेगा। जब हम इतना
ये इतना सारा पढ़ के छोड़ देते हैं तो वो यहाँ से प्रश्न बना देता है, ये पढ़कर छोड़ देते हैं तो वो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो राजिया सोरठा, चक्रिया सोरठा, भेड़िया सोरठा, मोती सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। अब आता है आधुनिक काल, जो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन लगातार अभी तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया। मारवाड़ के कविराज बांकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों ने समाज में चेतना जागृत हुई। इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका खुद सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्य सामग्री का सृजन हो रहा है और इस साहित्य सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ। अब बात करते हैं राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ, जिसमें है ख्यात। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। इतिहास ख्यात कहलाया। जैसे दयाल दासरी ख्यात, बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास रचित मोहनोत नैणसी द्वारा रचित मोहनोत नैणसी की ख्यात रचना महत्वपूर्ण है। अब बात आती है वचनी का। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनी का शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनी का एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डनकृत अचलदास खींचीरी वचनिका और खीड़िया जगारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश महेश दासोथरी वचनिका, दो वचनिकाएं प्रमुख है, जिसमें खीड़िया जगा की राठौड़ ने री कही राठौड़ रतन सिंह महस दासोथरी वचनिका प्रस्तुत है। अब आता दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूपों की तरह है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, किंतु दवावेत उर्दू फारसी शब्दों से प्रयुक्त होते हैं। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह दवावेत, राजा जय सिंह दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं। तो ये थी हमारी प्रमुख दवावेत। अब आती है वात। वात वात शब्द से ही राजस्थानी होने का परिचय हो जाता है। वात कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा बीच बीच में है। कोई कोई व्यक्ति किसी कहानी या कोई बात या इतिहास की कोई बात दोहराता है तो सुनने वाला उसको बीच बीच में हाँ हाँ ऐसे कुछ बोलता है तो वो उसका हुंकारा होता है। बीच बीच में ऐसे बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कल कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है। इस बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में, पद्य में तथा गद्य पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह रिवात, खींची खींचिया रिवात, बाबूजी रिवात, कान्हड़ दे रिवाज, अचलदास खींची रिवात प्रमुख हैं। बाती है जमाल। जमाल राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। इससे पहले
पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह चीरी जमाल प्रसिद्ध हैं। अब आता है झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यह गण होता है। अमर सिंह राठौड़रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुरतान देवड़ा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। ये सब रचनाएं हैं। वचनिका, दवा, वेद, वाल, जमाल, झूलना, ये सब रचनाएं हैं, ध्यान रखना। अब आती है पर्ची। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेव की पर्ची संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। संत महात्माओं का जो जीवन परिचय होता है वो पद्यबद्ध रचनाओं में मिलता है तो उसे ही पर्ची कहा जाता है। तो संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि पर्ची रचनाएं हैं। प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोरदास का राज प्रकाश, ओसिया मानसिंह का महायश प्रकाश कविया, कर्णिदान का सूरज प्रकाश प्रमुख प्रकाश ग्रंथ हैं। अब आते हैं मर्सिया। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्सिया काव्यों की रचना की गई। उसकी याद में काव्य रचा जाता है। अगर किसी की कोई राजा है या कोई बड़ा आदमी होता था तो उसकी मौत के बाद, उसके देहांत के बाद उसकी याद में कोई बड़ा काव्य रचा जाता था, उसे मर्सिया कहते थे। इसमें उस व्यक्ति की चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का भी वर्णन किया जाता था। राजे जगपत राम मर्सिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रवृदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालह का विशलदेव रासो, गिरधर आसिया का जगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो प्रमुख हैं। तो ध्यान रखना, चंद्रवृदाई का पृथ्वीराज, नरपति नालह का विशलदेव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो और दौलत विजय का खुमान। दौलत विजय को दलपत विजय भी कहते हैं, कहीं कहीं इसका दलपत विजय भी नाम मिलता है। खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो प्रमुख हैं। अब आता है रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज रूपक, गज रूपक, रूपक गोगादेव जीरो, राज रूपक आदि प्रमुख काव्य है, रूपक काव्य है। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोहत नैणसी मारवाड़ परगना विगत प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, किस्म फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वेली ग्रंथ वेलियो छंद से लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दहीदास जेतावत री वेली, रतन जी खिवावत री वेली, राव रतन री वेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली कृष्ण रुक्मणी हैं। अब आता है साखी। साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं।
श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह श्लोका, अजमाल जीरो श्लोको, राठौड़ कुशलमल जीरो श्लोको, भाटी किहर जीरो श्लोको आदि प्रमुख शिलाके हैं। अब आता है आधुनिक राजस्थानी साहित्य। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाजदान कविया, शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं, अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथापरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषता हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल के दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया है। ठीक है, तो एक प्रश्न बनता है कि कौन से कवि ने की कविताओं में छप्पनिया अकाल का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ, तो कवि उमरदान की कविताओं में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से सारी चेतना को जागृत किया। केसर सिंह, बारट, विजय सिंह, पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जनकवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए, साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया है। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती हैं। राजस्थानी में के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं मानी जाती थी। मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविता मानी जाती थी। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गान करती हैं, वहीं जोशी अपनी गायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर भयंकर युद्ध टाल दे युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती दुरारी को राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है। तो राजस्थान का आदर्श गीत धरती दुरारी। आदर्श गीत भी कहा जा सकता की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती हैं। मिंजर और लिनटान सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। मिंजर केजड़ी के पत्ते या फूल क्या कहलाते हैं? फूल। मिंजर। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभोम, जानकारी, पोलमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, ढीड, चामल, अपरंज जैसी अनेक साहित्य पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। इसके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वेगो है, मणि मधुकर की सोजत गेट, पग फेरो, हरीश भादानी की बोले, शरणाटो बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़ मारण, अर्जुन देव चारण की
रिंद रोही रोही मालचंद तिवारी की उतरियो है आबो आदि रचनाएं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। तो राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार शिवचंद्र भरतिया। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझिल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा घड़ा, केर चकवा वात आदि। विजय दान देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी जो 13 खंड श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजय दान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह है, जैसे दुविधा, इस पर एक फिल्म बनी थी पहली, उलझन, अलेकू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इसकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके संग्रहों जमारो समन अर्थार्थ में संग्रहित हैं और उनके कुछ उपन्यास हैं, हूँ गोरी किर्ण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। इसी प्रकार नदमल जोशी की कहानी संग्रह परन्योड़ी कंवारी तथा उपन्यास अभय पट की धोरारो धोरी एक बीननी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवरदैया आदि प्रमुख है। साहित्यिक पत्रिका राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इस साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं में राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी मंच प्रदान किया गया है। बीकानेर की वातायन, अजमेर की लहर, भरतपुर की और विजेंद्र काकोली की संबोधन और कमर मेवाड़ी और अलवर की कविता। भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती जोत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओलियो, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर हैं। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा से संभव नहीं है। तो अब आते हैं अभ्यास प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? तो ये विजयदान देथा की है जो 13 खंडों में है, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो, तो उसको रूपक तो नहीं कह सकते, विगत भी नहीं कह सकते, वैली भी नहीं, तो ब रासो होगा, ठीक है। अब प्रश्न आता है पूर्वी राजस्थान की दो बोलियों के नाम। तो पहला आ जाएगा हमारा मेवाड़ी नहीं, और दूसरा आ जाएगा ढूंढाड़ी या हड़ौती ढूंढाड़ी, ठीक है। जमाल से आप क्या समझते हैं? तो राजस्थानी भाषा का मातृक छंद है। कन्हैयालाल सेठिया के दो प्रमुख काव्य संग्रह वही मिंजर और दूसरा आ जाएगा आपके लिल टांस,
लिलटॉन्स, ये 2 काव्य संग्रह है कन्यालाल सेठिया जी के। अब प्रश्न चौथा, जगपत राणा जगपत राम मरसिया किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के ऊपर लिखा गया। तो राणे शब्द से मालूम पड़ जाता है राणा है, तो जगपत राम मरसिया तो महाराणा जगत सिंह है। फिर आता है प्रश्न पांचवा, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1912 में उनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो उन्होंने उसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अब प्रश्न छठा, भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भीली बोली वागड़ी बोली की, वागड़ी बोली की सहायक बोली है। इसी प्रकार यह चैप्टर पूरा होता है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आएगा। और आरबीएससी की बुक है, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखें और उसको समझने की कोशिश करें, दिल लगा करके सुने और ध्यान लगा करके उसको भी साथ में पढ़ते रहें। तो आपको अवश्य ये पाठ समझ में आएगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने 2 या 3 बार पढ़ लिया इस लेसन को तो बिल्कुल ही आप इसमें इस पाठ से आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें।